हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और जो शिफ्ट 1 में आपका पेपर हुआ था जीपैट का, तो उसका सोल्यूशन लेकर हम आए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई टुक सम टाइम, क्योंकि जितना भी हमारा केडी त्रिपाठी का रेफरेंस है फार्माकोलॉजी में, तो वो सारे क्वेश्चंस का मैंने प्रॉपर साइटेशन भी करा है, बिकॉज अभी नाइपर एग्जाम भी आने वाला है। एंड सबको पता है कि कभी कभी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि पूरी की पूरी क्वेश्चन वहाँ से एक लाइन होती है जो कॉपी हो जाती है, और हमको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पर सिर्फ और सिर्फ ये भी दिखाऊंगी मैं कि आपकी अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है डॉक्टर केटी त्रिपाठी, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे इट विल बी वेरी इजी, राइट। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ट्रैस्टुजुमैब इज एन। तो इसका आंसर क्या है आपका, और इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट है EGFR HER2 इनिबिटर। दिस इज द राइट आंसर, ओके। एंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कई कई जगह पे आपको लगा होगा कि हो सकता है EGFR रिसेप्टर भी इसका आंसर होगा, पर क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ये ड्रग, ओके। एंड HER2, ये HER2 EGFR ये दोनों की साइट्स को अफेक्ट करता है, टारगेट करता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कहाँ पे इसका मैकेनिज्म है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये सबको पता है। ट्रैस्टुजुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इसको टारगेट करती है। जो भी ऐसे कैंसर्स हैं जो HER2 रिसेप्टर्स को टारगेट करके अपना प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ HER2 प्रोटीन जिन भी ट्यूमर में है ना, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा होता है, और किसी भी ट्यूमर में अगर ऐसा हो रहा है कि HER2 प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये ड्रग उसको टारगेट करेगी। हर्सेप्टिन के नाम से ये इसका ब्रांड नेम है, जैसे सेल करा जाता है, ठीक है। एंड ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप देख रहे हो तो ये इसको टारगेट कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो थोड़ा सा डाउट ए और सी में हुआ होगा। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करता है या HER2 को ट्रीट करता है, तो बहुत ही ईजी आंसर है इसका, द फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने क्या करा है कि जो सारे ऑप्शंस हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, सो दैट आपको, जैसे करते हैं ना कई बार आपके नाइट पर भी क्वेश्चन आता है, आगे चल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उनके ऑप्शंस का भी मीनिंग पता होगा। अगर सिर्फ मैं आपको आंसर करेक्ट बता के उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा ना। कल को आपका नाइपर में शफल करके क्वेश्चन आ जाए तो आपको एटलीस्ट ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए, ऐसा बहुत बार होता भी है। तो EGFR इनिबिटर जो है हमारा, लेट्स डू दिस, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हमारा जो EGFR HER2 इनिबिटर, ये जो हमारा ड्रग है, ये इसको टारगेट कर रहा है, और ये ट्यूमर के इनिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्यूमर ग्रोथ को टारगेट करता है, ट्यूमर ग्रोथ को इनिबिट करता है। कैसे? ये EGFR HER2 रिसेप्टर से बाइंड करके सेल के प्रोलिफरेशन और वैस्कुलराइजेशन को सप्रेस करता है, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन इनिबिटर। तो ये बहुत ही कॉमन सा नाम है, जब भी हम बात कर रहे थे हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या होता है? एस एंजाइम। व्हाट इज दिस? एस एंजाइम। तो एस इनिबिटर हमारा ड्रग है ये। एंड एस इनिबिटर्स के एग्जांपल बहुत इजी पता है, कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, रामीप्रिल, राइट। सो दीज आर द ड्रग्स। EGFR एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सेल सिग्नलिंग पाथवे, जो सेल डिवीजन और सेल के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक क्लासिक डिफरेंस था कि यहाँ पे हम बोल रहे थे EGFR और HER2, ठीक है। HER2 का भी यहाँ पे रोल है, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो ये हो गया आंसर, ये लिस्ट आउट हो गया, ठीक है। लास्ट हो गया हमारा BCR ALB टायरोसिन काइनेस इनिबिटर। तो ये क्या कर रहे हैं? दीज आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर माइलोजीनियस ल्यूकीमिया ड्रग्स। तो ये ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए, जो हम ट्रीट करेंगे ल्यूकीमिया के केसेस में। ये भी एंटी कैंसर ड्रग है, पर हमारा ड्रग ये वाला पाथवे को चूज नहीं करता, इसलिए लिस्ट आउट हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तो मोस्ट कॉमनली आउट हो ही गया, क्योंकि उसका तो कोई दूर दूर से मतलब ही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन हो सकता था, पर जिन्होंने भी ये याद होगा कि HER2 को टारगेट करता है, तो बहुत ही क्लियर आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ये टोटल मेमोरी बेस्ड आंसर है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, और यहाँ पे मैं केडी त्रिपाठी का स्क्रीनशॉट भी लगाने वाली हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ड्रग्स कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेफीपीम। सेफीपीम हमारी कैसी है? फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन।
4th जनरेशन ड्रग है ना, जनरेशन जैसे बढ़ता जाता है वैसे ड्रग एडवांस वर्जन होता जाता है उसका। तो ये रहा हमारा, और किसमें यूटीआई, न्यूमोनिया और स्किन कैंसर इन्फेक्शंस के लिए ट्रीट करते हैं इसको। सो ये रहा देखो 4th जनरेशन में सेफीपीम, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, ये केडीटी का रेफरेंस है। तो सेफीपीम आपका आंसर हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस देख लीजिए, ये है सेफ्ट्रायाजोन, कैसा है, 3rd जनरेशन, ठीक है, इधर दिख रहा है सेफ्ट्रायाजोन, कहा गया, ये रहा सेफ्ट्रायाजोन 3rd जनरेशन, ठीक है। सेफाक्लोर 2nd जनरेशन, ये रहा सेफाक्लोर। सेफ्यूरोक्सिम ये रहा 2nd जनरेशन। तो ये पहले तीनों ऑप्शंस अगर आपने मेमोरी बेस में इसका याद करा होगा तो याद आ जाएगा, 4th जनरेशन ड्रग आ गया सेफीपीम, करेक्ट। तो ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपने याद करा क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर ट्रू फॉर मेटोक्लोप्रामाइड एक्सेप्ट। तो मेटाक्लोप्रामाइड में अगर तुमने पढ़ा होगा तो केटी त्रिपाठी में अगर याद करो तो उसमें 3 उसके फंक्शंस लिखे थे कि 3 चीजों को वो टारगेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली हमारा केडीटी से ही क्वेश्चन है, उसमें 3 ही रिसेप्टर्स को वो टारगेट कर रहा था, चौथे का कहीं मेंशन नहीं था। तो इसका आंसर है 5-HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्सेप्ट। देखो क्या लिखा है, ऑल आर ट्रू फॉर मेटाक्लोप्रामाइड एक्सेप्ट, मतलब बाकी सबको टारगेट करता है, एक्सेप्ट किसको टारगेट नहीं करता है। तो करेक्ट है, ये 5-HT3 और D2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, इसका एंटागोनिज्म करता है, और ये HT4 का एगोनिस्ट होता है, मतलब इसको स्टिमुलेट करता है, इस रिसेप्टर का एगोनिज्म है के लिए एगोनिज्म कॉज करता है। तो सिर्फ किसको टारगेट नहीं करता है, दैट इज 5-HT1 रिसेप्टर। मैं अपने आप से बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं आपको केटी त्रिपाठी भी दिखाने वाली हूँ। तो मेटाक्लोप्रामाइड कैसा है, डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, 5-HT3 रिसेप्टर को टारगेट कर रहा है, किसको टारगेट नहीं कर रहा है, हमारे ये HT1 रिसेप्टर को टारगेट नहीं कर रहा है। तो D2 और HT3 का एंटागोनिस्ट है और HT4 का ये एगोनिस्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एगोनिस्ट ऑन सेरोटोनिन HT4 रिसेप्टर, बाकी सब में ये इनिबिशन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका केटी त्रिपाठी, देखो पेज नंबर भी मैंने लिस्ट करा है ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो कि मैम अपने मन से बोल रही हैं। तो ये हमारा एंटी एमिटिक वाले टॉपिक पे आओगे 665 पेज नंबर पे, जो लेटेस्ट एडिशन है। तो D2 एंटागोनिज्म, HT4 एगोनिज्म एंड 5-HT3 एंटागोनिज्म, HT1 की कहीं बात ही नहीं करी गई है। ये इसका डायग्राम है, रेफरल डायग्राम, और ये क्लियर लिखा हुआ है कि किसका, और अगर आप सिर्फ हेडिंग्स भी याद करोगे ना, बहुत डिटेल में नहीं जाओगे तो भी समझ में आ जाएगा किसका एगोनिस्ट है किसका एंटागोनिस्ट है। हो गई बात क्लियर। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, और ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है, जिसके लिए हम हो सकता है एक नेक्स्ट अलग से लेक्चर कर लें अगर आपको रिक्वायर्ड हो समझना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उसके लिए भी कोई टॉपिक लगता है तो ड्रॉप करिएगा। चलो, व्हेन इज NDA मेड, ठीक है, NDA कब फाइल करते हैं, कोई हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन, राइट, न्यू ड्रग एप्लीकेशन कब फाइल करते हैं, जब हमारे ड्रग के सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके होते हैं और उसको हमें मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन चाहिए अथॉरिटीज से, राइट। तो ऑब्वियसली इसका बहुत ही क्लियर आंसर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका 3rd आंसर होगा आफ्टर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक, आगे समझ में। तो NDA कब रिक्वेस्ट करते हैं हम, जब हमारा मॉलिक्यूल, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी, जब आपको लॉन्च कर, आपको परमिशन चाहिए कि आप मार्केट में उस ड्रग को ला सके, परमिशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग, राइट। तो मार्केट कब करते हो, फेज 3 तक तो मार्केट कर नहीं सकते, तो फेज 3 के बाद ही मार्केट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, आफ्टर द फेज 3 ट्रायल्स, क्लियर। चलिए, तो देखो वर्ड पे ना आप क्वेश्चन पे बहुत जाना, जैसे कहीं पे लिख दिया बहुत सही सी बात लग रही हो, एक्सेप्ट विच ऑफ दिस इज फॉल्स, तो ये ना कैची फ्रेजेस होते हैं, यहीं से क्वेश्चन का पूरा फेज चेंज हो जाता है ना। पूछ रहे थे अभी तक हमें सब कुछ सही लग रहा, लास्ट में लिख दिया एक्सेप्ट, लास्ट में लिख दिया फॉल्स, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मेटाबोलाइट इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट द वैसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू हेमोरेजिक सिस्टाइटिस बाय एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहली बात तो मेटाबोलाइट की बात हो रही है, कौन सा मेटाबोलाइट, तो मतलब ड्रग मॉलिक्यूल का मेटाबोलाइट है ये, है ना, एग्जैक्टली ड्रग की बात नहीं हो रही है। इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट द वैसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट, विच मेटाबोलाइट इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट द वैसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू, मतलब कोई एक ड्रग का मेटाबोलाइट है जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस बाय एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोई एक ऐसा एजेंट है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, राइट, और लेकिन वो क्या कॉज कर रहा है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस,
और उसको इनएक्टिवेट करने के लिए आप कौन सा मेटाबोलाइट दोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है मेस्ना एंड वाई। आई टेल यू, जस्ट वेट अ मिनट। जो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन है दोनों फॉस्फामाइड्स हैं, है ना, वो दोनों ड्रग सिमिलर हैं, तो पहले वो आउट ऑफ पिक्चर हो गए। तो आई जस्ट गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो एक्रोलिन इज द ओनली मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। और हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हमें मेटाबोलाइट के टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेटाबोलाइट चाहिए? तो मेटाबोलाइट नहीं पूछ रहे हैं, मेटाबोलाइट के टॉक्सिसिटी को इनिबिट करने के लिए, मेटाबोलाइट की वजह से जो सिस्टाइटिस हो रहा है उसको इनिबिट करने के लिए आप कौन सा मेटाबोलाइट यूज कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन आउट ऑफ पिक्चर हो गया, ये दोनों साइक्लोफॉस्फेमाइड है। देन ऑब्वियसली वी कम विद द लास्ट आंसर, दैट इज मेस्ना। तो एडोफॉस्फेमाइड क्या है? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ विच डिफ्यूजेस इनटू ड्रग। ये भी हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट है साइक्लोफॉस्फेमाइड का। एंड एक्रोलिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड हमारा ड्रग यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाबोलाइट की, जो मेटाबोलाइट को की टॉक्सिसिटी को सप्रेस कर रहा है। तो ये क्लियर आंसर है मेस्ना, जिसको हम बोलते हैं सोडियम टू मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट। तो कई बार ना आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जिसमें आपको कंपाउंड नेम दिया होता है, तो प्लीज डू मेमोराइज दैट ऑल्सो। is a detoxifying agent used to prevent hemorrhagic cystitis in patients receiving chemotherapy with their high dose cyclophosphamide। ठीक है, तो जो भी ये क्या है? डिटॉक्सा सब लिखा, क्या है ये? डिटॉक्सिफाइंग एजेंट used to prevent hemorrhagic cystitis in patients receiving chemotherapy with high dose of cyclophosphamide। ठीक है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो बॉडी में जाएगा वो मेटाबोलाइज होकर अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? मेस्ना, सोडियम टू मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट, जो कि किसको प्रिवेंट करता है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस को। एज क्लियर एज दैट, बहुत ही सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो लीवोडोपा मेटाबोलाइज पेरिफेरली बाय केपेबल ऑफ क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, दस बेस्ट ड्रग इन ट्रीटिंग पार्किंसन। परफेक्ट, सही लिखा है। कार्बिडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो देखो ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। अगर तुम्हें केटी त्रिपाठी का वो डायग्राम याद हो, ऐसे करके एरो बना हुआ था, और कार्बिडोपा कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर था, इसको क्रॉस नहीं करती, है ना। कौन क्रॉस करता है? लीवोडोपा क्रॉस करता। तो पहला बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। लेट्स लुक आउट कैसा कौन सा आंसर है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक, चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते तो याद आ जाएगा केटी त्रिपाठी में कहां दिया गया था। तो कार्बिडोपा इज एन इनहिबिटर ऑफ डीडीसी एंड डज नॉट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये डीडीसी एंजाइम को इनहिबिट करता है ताकि लीवोडोपा हमारा मेटाबोलाइज नहीं हो पाए और लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, इसलिए हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है लीवोडोपा कार्बिडोपा का फॉर ट्रीटिंग द पार्किंसंस डिजीज। ठीक, लीवोडोपा हमारा ड्रग कैसा है? डायरेक्टली सीएनएस को टारगेट करता है, वर्क्स बाय कन्वर्टिंग टू डोपामीन इन द ब्रेन। तो कार्बिडोपा लीवोडोपा साथ में दिया जाता है, कार्बिडोपा क्रॉस नहीं करता, लेकिन वो डीडीसी को इनहिबिट करता है ताकि हमारा लीवोडोपा इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके किसमें कन्वर्ट हो जाए? डोपामीन, विच विल बी द परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग पार्किंसंस। ये देखो याद आ गया डायग्राम, दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम केडीटी। मैंने पेज नंबर भी लिस्ट आउट करे ताकि रिविजन बहुत आसान हो जाए नाइपर के लिए, है ना। तो ये रहा आपका लीवोडोपा और ये क्रॉस कर रहा है, ये रहा कार्बिडोपा जो इनहिबिट कर रहा है कि लीवोडोपा यहीं पे डोपामीन में नहीं कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ एंटर करके इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू डोपामीन, राइट। तो परफेक्ट आंसर मिल गया इसका, क्या था? ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। ड्रग एक्स इज मोर सेलेक्टिव फॉर alpha-1 subunit benzodiazepine receptor, lack of effect on slow wave sleep, minimal residual time sedation, no rebound insomnia और discontinuation, low potential abuse। तो इन लोगों ने क्या करा है? बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दे दिए हैं, बट इसको याद करना बहुत आसान है। अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, मुझे कुछ भी नहीं याद है, सपोजिंगली एज अ स्टूडेंट मुझे कुछ भी नहीं याद है, तो मुझे एक चीज याद होगी, alpha-1 सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अगर मैंने इसको पकड़ लिया कि alpha-1 सब यूनिट पे कौन बाइंड कर रहा है, तो आपको याद आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट है जोल्पिडेम। ठीक है, अब क्यों ये बाकी सारे आंसर्स नहीं है? क्योंकि कोई टारगेट कर रहा है आपका गाबा रिसेप्टर्स पे, कोई टारगेट कर रहा है गाबा बेंजोडाइजेपिन इंटरफेस पे, है ना। सिर्फ एक ही ड्रग है जो टारगेट कर रही है alpha-1 सब यूनिट पे, दैट इज जोल्पिडेम। आई टेल यू हाउ। ठीक है, तो जोल्पिडेम हो गया हमारा जो alpha-1 alpha-5 सब यूनिट को टारगेट कर रहा है। फ्लूराजिपैम गाबा पे, मेलेटोनिन तो वी नो क्या है, हमारा हार्मोन है। फ्लूमाजेनिल क्या कर रहा है? गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को टारगेट कर रहा है।
और इसका एक आप ऑप्शन और देख लीजिए, फ्लूमाजेनिल इज इंडिकेटेड फॉर कंप्लीट और पार्शियल रिवर्सल ऑफ सेडेटिव इफेक्ट्स इन कॉन्शियस पेशेंट्स, राइट। तो अगर हम इसमें आ जाते हैं, नो रिबाउंड इंसोम्निया, ठीक है, नो रिबाउंड इंसोम्निया और डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। और इसका क्या है, पार्शियल सिडेटिव इफेक्ट्स हैं, कंप्लीट और पार्शियल सिडेटिव इफेक्ट्स हैं, इसलिए ये भी आउट ऑफ पिक्चर हो गया। ये हमारा क्लासिफिकेशन है, अगर याद हो, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का। और ये रहा हमारा डायग्राम विच इज जस्टिफाइंग द आंसर, ठीक है। तो हमारा ये ड्रग ज़ोलपिडेम इधर रहा, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंसिव पेशेंट रिसीविंग वाई। तो एक ड्रग का नाम रख दिया है, कोड कर दिया ड्रग को, ड्रग इज वाई फॉर मैनेजिंग ब्लड प्रेशर, वॉज प्रिस्क्राइब्ड अ TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट. As a result, there was an abolition of the hypertensive action of Y. Okay. Which of the drug could be the following? तो अगर किसी ये एक पेशेंट था, ये कहना चाह रहा है इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपने ये पेशेंट इसका क्या था, हाई बीपी था, इसका हाई बीपी था और आपने इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग वाई दिया, लेकिन जैसे ही आपने रिसीविंग वाई फॉर मैनेजिंग बीपी वाज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे ही आपने इसको TCA दिया, एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दिया, इसका वाई का एक्शन खत्म हो गया, मतलब वाई क्या कर रहा था, बीपी सप्रेस कर रहा था, तो अब क्या हो रहा होगा, इसका बीपी इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ क्या है, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन इज द राइट आंसर एंड वाई, लेट्स लुक इनटू द एक्सप्लेनेशन। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सी, मैंने बोला ही था कि आप ऐसा ही ड्रग दे रहे होगे जो उसके एक्शन को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक इनका एक्शन होता है, एंड कैन रिवर्स द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्वानिथिडीन एंड क्लोनिडीन। ये इसका बोल्ड में ये स्टेटमेंट दिया गया है। एंड नॉट जस्ट हियर, इफ यू लुक इन KD त्रिपाठी, मैंने अपने आप से नहीं लिखा है ये स्टेटमेंट, अगर आप KDT में देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, दिख रहा है पॉइंट नंबर 2, इंटरैक्शंस। और मैं क्यों ये पेज नंबर्स और ये लिस्ट करते जा रही हूँ, आप जाके अपनी बुक में वेरीफाई कर सकते हैं, दिस विल हेल्प यू प्रिपेयरिंग इन द नाइपर एग्जामिनेशन। तो TCAs abolish the anti-hypertensive action of quanthridine and clonidine which by preventing their transport to the adrenergic neurons, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे है ये इंटरेक्शन वाला पॉइंट, इसको जूम करके मैंने यहाँ लिख दिया है। तो क्यों है इसका आंसर ये, तो एग्जैक्टली हमारे बुक में एज इट इज दिया गया है उसके इंटरैक्शंस में, ड्रग इंटरैक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट अमंग द ड्रग्स रेकमेंडेड as the first time drug in treatment of partial seizure with or without generalized seizure. तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ड्रग इज नॉट रिकमेंडेड एज द फर्स्ट टाइम ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल। अब देखो इसको सिर्फ ब्रेक डाउन करना है ना, तो हमें ये तो पता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ है डाइजेपैम। और क्यों है, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड एज फर्स्ट टाइम, ठीक है, ओके। पार्शियल सीजर विद और विदाउट जनरलाइज सीजर, ठीक। तो आप इसको किसके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पार्शियल सीजर विद और जनरलाइज सीजर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस में पार्शियल सीजर अगर है और साथ में जनरलाइज सीजर या तो है या एब्सेंट है, आप कौन सा ड्रग दे रहे हो, डाइजेपैम। एंड वाई, सी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली टेबल नंबर 30.1 में एंटी सीजर ड्रग्स में चार्ट दिया गया है। और अगर हम आ जाते हैं हमारी ड्रग पे, जस्ट विद और विदाउट जनरलाइज सीजर, कहीं पे भी है ना, पार्शियल सीजर विद और विदाउट जनरलाइजेशन, जो हमारा ये स्टेटमेंट कह रहा है, कहीं पे भी यहाँ पे डाइजेपैम ना फर्स्ट चॉइस, ना सेकंड चॉइस, ना थर्ड चॉइस में है ही नहीं। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता है, लिस्ट आउट। बाकी आप सारे ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, लैमोट्रिजीन सेकंड चॉइस में है लेकिन स्टिल एक ऑप्शन है, और यहाँ पे कहीं पे भी डाइजेपैम नहीं है। तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर समझना, क्यों है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर TNF अल्फा इनिबिटर्स। आई होप इसका पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था, नॉट अमंग द फॉलोइंग है ना, नॉट ये एक क्लासिक चीज है जो याद करनी है, ठीक है, नॉट, तो डाइजेपैम नहीं है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TNF, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर TNF अल्फा इनिबिटर, मतलब ये कह रहा है सारे TNF अल्फा इनिबिटर, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तो बहुत क्लियर आंसर है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद है सबके तो बहुत ईजी याद करना। तो बैसिलिक्सिमैब हमारा TNF अल्फा इनिबिटर नहीं है। क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो समझ में आ रहा है आपके, ये रहा TNF अल्फा इनिबिटर्स, ये रहे, दिख रहे हैं। तो सारे ड्रग्स हमारे सी इटानर्सेप्ट,
इन्फ्लिक्सिमैब एंड एडालीम्यूमैब, ये तीनों ड्रग्स हमारे यहाँ सिंपल क्लासिफिकेशन में दिए हुए हैं, डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं है, राइट। और ये हमारा किसमें आता है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये रहा बेसिलिक्सिमैब, सो इट इज नॉट अ TNF अल्फा इनिबिटर। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स चैप्टर नंबर 63, रिवाइज करो क्विकली से जाके अगर नाइपर के लिए पढ़ना है भी तो। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। In vasoplastic angina, imbalance occurs when myocardium oxygen requirement increases and coronary flow does not increases। ठीक है, तो पहली बात तो देखो ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, अगर किसी को भी याद हो तो वैसोप्लास्टिक, प्रिंसमेंटल, ये सारे एक ही एंजाइना की बात कर रहे हैं। दिस इज द सेम थिंग, दिस इज नॉट, ये अलग अलग एंजाइना की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अगर ये टर्म पढ़ा हो, अगर एंजाइना के बारे में पढ़ा है केटी त्रिपाठी में आपने अच्छे से, तो इसका आंसर फर्स्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और क्यों ट्रू है, क्योंकि वैसोप्लास्टिक एंजाइना इम्बैलेंस अकर्स व्हेन मायोकार्डियम रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, मतलब मायोकार्डियम ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है एंड कोरोनरी फ्लो डज नॉट इंक्रीजेस, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो क्या है, वो कम, वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो कम है, डिमांड जो है वो ज्यादा है। और प्रिंसमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्सिबल कोरोनरी वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। तो डायग्राम पे चलते हैं। तो प्रिंसमेंटल और वेरिएंट और वैसोप्लास्टिक ये तीनों एक ही टाइप के एंजाइना होते हैं, अगर याद हो तो अभी मैं बुक का रेफरेंस भी दिखा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये सारी एक ही चीजें हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट कॉज होता है लोकलाइजेशन, और कोरोनरी वैसोस्पाज्म ये कॉज करते हैं। लेट्स सी द आंसर। तो ये दिख गया, प्रिंसमेंटल वैसोप्लास्टिक वेरिएंट ये एक ही टाइप का एंजाइना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिख रहा होगा विच में सी, ये रहा आपका वेरिएंट एंजाइना, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, वैस्कुलर रीजन में, तो वैसोस्पाज्म, ठीक है। एंड ये रहा, ड्रग्स आर एम टू प्रिवेंट एंड रिलीविंग द कोरोनरी वैसोस्पाज्म, इसके लिए वाले ड्रग्स यूज करे जाते हैं। प्रिंसमेंटल एंजाइना ये रहा, ड्यू टू क्या हो रहा है, ये देखो ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन लिया गया है, दे आर ड्यू टू रिकरेंट लोकलाइज्ड कोरोनरी वैसोस्पाज्म। एग्जैक्टली द लाइन, पूरा केटी त्रिपाठी से लाइन है कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या हो रहा है, वैसोस्पाज्म, और यहाँ पे ब्लड फ्लो, ऑब्वियसली उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तभी एंजाइना कंडीशन आती है। तो दोनों क्वेश्चंस, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑर्फन ड्रग्स तो हम लोग नॉर्मली जब सेमेस्टर्स के लिए पढ़ते हैं तब भी ये क्वेश्चन आता है, ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं। तो कोई भी रेयर कंडीशन को ट्रीट करने वाला जो ड्रग होता है उसको ऑर्फन ड्रग कहते हैं। बाकी तो इलॉजिकल है, बहुत ही इजी, मतलब इसमें हाफ सेकंड भी वेट नहीं करना, इसका आंसर लगा देना था, है ना। तो ये रहा आपका ड्रग्स। अगर केटीटी देखते हैं आप तो चैप्टर 1 में पेज नंबर 5 में ऑर्फन ड्रग्स के बारे में अच्छा खासा लिखा है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो इफ यू वांट टू रिवाइज फॉर योर नाइपर या फिर आगे के एग्जाम्स के लिए, या जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि जीपैट के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपकी ही स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। विच और कोई अलग टेस्ट मटेरियल वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आपको जहां भी मिलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो चलो इनमें से पहले इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं। तो पहले बात हो रही है कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हो रही है। दूसरा, विदाउट इफेक्टिंग लिबिडो एंड पोटेंसी। तो लिबिडो और पोटेंसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्शन कॉज कर रहा है। तो गॉसिपॉल इसका राइट आंसर है। अगेन वन स्टेटमेंट डायरेक्टली आपकी बुक से लिया गया है। तो ये रहा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का चैप्टर। अगर आप देखते हो गॉसिपॉल, ये एक ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन सीड, ऑब्टेन फ्रॉम चाइना, और यहाँ पे लिखा है रिड्यूसेस द स्पर्म मोटिलिटी। अगर स्पर्म मोटिलिटी अफेक्ट कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को सप्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे लिखा है डिस्कम्फर्ट दिस डज नॉट चेंज लिबिडो एंड पोटेंसी। आई होप जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं आपको दिख रहा हो, डज नॉट चेंज लिबिडो एंड पोटेंसी। थोड़ा इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूं, आर नॉट अफेक्टेड, दिखा। तो ये आप बुक्स में से जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली हमारा केडीटी से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय एनिसेड्स। ओके, तो पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जब ये पेप्टिक अल्सर को कॉज कर रहे हैं तो कौन सा ट्रीटमेंट आप देंगे। तो इसका राइट आंसर है पीपीआई, प्रोटॉन पिंप इनिबिटर्स। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, H2 एंटागनिस्ट ऑफर रैपिड हीलिंग,
H2 एंटागोनिस्ट हम देते ही नहीं है पीपीआई इनहिबिटर्स में, ऑफर रैपिड हीलिंग, प्रोवाइड अल्सर इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन थोड़ा और अप्रोप्रिएट हो सकता था कि अगर आप क्या करते हो ना, NSAID का ट्रीटमेंट अगर जारी रखते हैं, NSAID देते रहते हैं और साथ में पीपीआई भी देते हैं कि NSAIड से हो रहा है अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ट्रीटमेंट के लिए पीपीआई दे रहे हो, लेकिन अगर आप NSAIड को कंटिन्यू भी रखोगे ना तो भी पीपीआई काम करेगा, लेकिन वो थोड़ी देर में काम करेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन मोस्टली करेक्ट है हमारा, है ना, इसलिए करेक्ट है। हम कभी कभी चूज करते हैं ना कि इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा होगा, तो इसलिए हम थर्ड लगाएंगे। लेकिन अगर हम NSAIड को डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, पीपीआई देते रहते हैं ना, तो भी हमारा ट्रीटमेंट दिखेगा, तो भी अल्सर हील होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, लंबा ट्रीटमेंट लेगा। लेकिन अगर आप NSAIड एकदम हटा देते हैं तो पीपीआई इमीडिएटली हील हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। अगर आप बुक में जाते हैं KDT में तो यहाँ साफ साफ दिखा हुआ है, पहली बात तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा पीपीआई आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। चलो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, पीपीआईज आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक डुओडेनल अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स, healing for most of these conditions. When NSAID cannot be stopped, it is advisable to switch over to COX selective NSAIDs। चलिए अगर उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप थेरेपी में तो yes, why not। और ये आपका स्पेसिफिक है पेज नंबर 652 पे सेक्शन 11 में जहां पे दिया गया है। सो दीज आर द चॉइस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, फॉर ट्रीटिंग दिस कंडीशन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। ये देखो ये रहा यूजेस पेप्टिक अल्सर, ये जो आपका जो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ना, ये कहाँ से ये पैराग्राफ मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया है। ये पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट है, तो हम कहाँ पे ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ये रहा किसके ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, जो NSAIड्स की वजह से अल्सर्स हुए थे, ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो NSAIड्स की वजह से हुए थे, उनको ट्रीट करने के लिए हम कौन सा ड्रग ले रहे हैं यहाँ पे, एंड वी गॉट द राइट आंसर, दैट इज PPI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HB1C फॉल इन द रेंज ऑफ, तो देखो यहाँ पे भी ना नियरली करेक्ट आंसर ढूंढेंगे। एक्चुअली जब आप इनका कंसंट्रेशन देखते हो ना, तो कुछ 5 से ऊपर का परसेंटेज होता है जो नॉन डायबिटिक के लिए होता है। HB1 ये यूज क्यों करते हैं, HB1C वैल्यू किसके लिए मेजर करना चाहते हैं, हम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल देख रहे हैं ना, डिटरमाइन करते हैं कि कोई पेशेंट डायबिटिक है या नहीं डायबिटिक है, उसके लिए ये पैरामीटर्स हैं। तो क्लोजेस्ट आंसर ये है हमारा। वैसे एक्चुअली अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड में तो कहेंगे कि हाँ 5 से भी कम हो अगर वैल्यू तो नॉर्मल होगा, पर 0.1 0.8 तो ये तो रेंज ही नहीं हुई नॉर्मल की, तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता ग्लूकोज नहीं, इसलिए नियरेस्ट पॉसिबल क्लोज आंसर इज द सेकंड वन, दिस। ये आपको रेंजेस दिख जाएंगे। सो ये रेंज है हमारे, एक्सीलेंट एंड नो एक्शन नीडेड, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक्ट्स इन GPCR, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग मतलब लिपिड लेवल्स कम करने के लिए यूज हो रही है, एक्ट्स ऑन द GPCR, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे कौन सा ड्रग एक्ट हो रहा है, तो निकोटिनिक एसिड इज द राइट आंसर। और ये GPCR में GI प्रोटीन जो होता है ना, ये GI सब यूनिट उसको टारगेट करता है। कहाँ पे देख लेते हैं, ये भी हमारी बुक का एग्जाम्पल है। तो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, निकोटिनिक एसिड रिड्यूसेस सप्रेशन ऑफ VLDL बाय इनहिबिटिंग द TG सिंथेसिस। और ये इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखते हैं तो ये छोटा सा लिखा हुआ है सेल, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। निकोटिनिक एसिड का सेक्शन 10 में देखिएगा, अ सेल सरफेस GI प्रोटीन कपल रिसेप्टर which is negatively regulates the adipose adenyl cyclase has been found to selectively bind to nicotinic and is called the niacin receptor। तो ये इतना छोटा सा यहाँ पे मेंशन था, है ना, आपका बुक का ही रेफरेंस है। अगेन कोई और कोर्स मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, 10 किताबों की तरफ मत भागिए, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मत भागो, और कहीं से भी क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते हो प्लीज ऑलवेज लुक इनटू KD त्रिपाठी, आपके पास सारे रेफरेंसेस अपनी स्टैंडर्ड बुक में दिए गए हैं, राइट। तो ये रहा नियासिन, और ये हमारा रहा G1 रिसेप्टर जिसको टारगेट करता है, एराकिडोनिक एसिड से कन्वर्ट होते हैं ये इसका मैकेनिज्म है। तो कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है टारगेट करते हैं स्मूथ मसल्स को और वैसोडाइलेशन एंड फ्लश कॉज करते हैं, राइट। तो खेल वी लुक इनटू द मैकेनिज्म लेटर ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूसेस माइड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया। तो अच्छा, 2 टर्म याद में आते होंगे, एक आता था मायोसिस और एक आता था माइड्रियासिस। तो माइड्रियासिस में क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है प्यूपिल का, और मायोसिस में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है प्यूपिल का। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो डायलेशन तो कॉज करती हैं, लेकिन उसके साथ साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, पार्शियल पैरालिसिस,
पार्शियल पैरालिसिस। पार्शियल पैरालिसिस होने से क्या होता है, लंबे समय तक आपका डायलेशन रहेगा। तो कौन सी ड्रग है जो पैरालिसिस नहीं कॉज करती आईज में, बाकी डायलेशन करती है, क्योंकि बाकी सारी ड्रग्स अगर नाम देख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि दे ऑल्सो कॉज साइक्लोप्लेजिया। तो एफेड्रीन इज द राइट आंसर। एंड हाउ, सी माइड्रियासिस, मैंने अभी आपको मीनिंग बता दिया, माइड्रियासिस डायलेशन होता है। साइक्लोप्लेजिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, होमोट्रोपिन, एट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं हमारे होमोट्रोपिन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिनाइलेपिनेफ्रीन ऑल्सो कॉजेज डायलेशन विदाउट साइक्लोप्लेजिया। ये रहा आपका एग्जैक्ट पॉइंट कहां पे लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड एंटी मस्कारिनिक, लोगों इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एंटी मस्कारिनिक, माइड्रियाटिक लाइक ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट एक्सेट्रा प्रोड्यूस बोथ माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया। तो ये सब क्या कॉज कर रहे हैं, साइक्लोप्लेजिया कॉज कर रहे हैं, जिनकी वजह से ग्लोकोमा हो जाता है, इंटर आईओपी बढ़ जाता है, हमारा आईज में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम जल्दी से। पुट द फॉलोइंग, ओके, पुट द फॉलोइंग ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये सब टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम्हें इन्फ्लेमेशन याद हो तो उसका स्टेप वाइज प्रोसेस याद होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ही होगा, है ना। तो दो ऑप्शंस में ऐसे है, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गए हमारे। सबसे पहले अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा एट द साइट और एट द अफेक्टेड साइट जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। उसके बाद इंट्रावैस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स विच इज राइट, डायरेक्टली न्यूट्रोफिल्स नहीं अटैक करते हैं, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आते हैं और उसके बाद हीलिंग होती है। ठीक है, तो ये कहां से हम देख लेंगे, ये रहा एग्जैक्टली कि अगर सबसे पहले ये 4 स्टेप्स हैं, कभी भी इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा होगा तो ये चारों स्टेप्स पढ़े होंगे कि सबसे पहले वैस्कुलर फ्लो बढ़ता है जहां जिसकी वजह से रेडनेस और हीट हो जाती है उस साइट पे जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। उसके बाद वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है जहां पे हमारा टिश्यू डैमेज हो रखा है ना, वहां पे अलग अलग प्रोटीन्स आके अक्यूमुलेट होने लगते हैं, प्लेटलेट्स आने लगते हैं, फिर हमारा ल्यूकोसाइट एक्सुडेशन होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं। अभी यही सीक्वेंस हमने पढ़ा है, सारे न्यूट्रोफिल्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहां पे आके उसको हील करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में जो भी डैमेज एरिया होगा उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, एनगल्फ कर लिया जाएगा उस बैक्टीरिया माइक्रोब को, वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम विद देयर फंक्शन, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का क्वेश्चन है। तो मास्ट सेल अगर मैच करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो मास्ट सेल का रिलीज होता है। लिम्फोसाइट हमारा मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट्स ऑब्वियसली यस। तो पहले ही 2 मैच कर लेते हैं, किसमें मैच हो रहे हैं, 1 का बी एंड सेकंड का ए। किसमें है 1 का, अच्छा चलो 2 ऑप्शन मिल गए, 1 का बी सेकंड का ए। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा बी और डी तो नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन किससे मैच हो रहा है हमारा, टी सेल। टी सेल क्या करता है, एंटीजन रिकॉग्निशन फैगोसाइटोसिस। ठीक, तो 3 का डी किसमें है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया राइट आंसर। फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया, तो दिस इज द राइट आंसर। लास्ट नहीं तो देख लेते हैं, मोनोसाइटिक क्या है, सही है, सेल मीडिएटेड में मैक्रोफेज मोनोसाइटिक इम्यून सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 70 kg वुमेन वाज एडमिनिस्टर्ड विद 1000 ऑफ ड्रग्स ऑफ द आईवी बोलस। ओके, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका केटी त्रिपाठी में एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करा गया अगर हम उसको प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें उसका वीडी मिल जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है, 20 लीटर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ये रहा हमारा फॉर्मूला, मिल गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ड्रग इज यूज इन कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर एज ल्यूकीमिया। ठीक है, तो अगर हम कौन सा ड्रग इनमें से यूज कर रहे हैं जो कीमोथेरेपी में यूज हो रहा है, कौन सी कीमोथेरेपी में, ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी ड्रग है जिनके लिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला यही कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी ड्रग इनमें से ऐसी है जिनके लिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, इट इज इफेक्टिव ओरली इफेक्टिव है और 100% बायो अवेलेबल है। राइट आंसर है इसका हाइड्रोक्सी यूरिया। बाकी ड्रग्स आप आईवी रूट के थ्रू दे रहे हैं, ये ड्रग आप दे रहे हैं कैसा, ओरली, और ये बहुत अच्छा बायो अवेलेबिलिटी देता है। आई एम नॉट सेइंग दिस, योर बुक इज सेइंग दिस। ठीक है, ये रहा हाइड्रोक्सी यूरिया। मिसलेनियस साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में पढ़ोगे, पेज नंबर 868, न्यूप्लास्टिक डिजीजेस। इसीलिए मैंने इतना टाइम निकाला कि केटी त्रिपाठी का एक रेफरेंस स्क्रीनशॉट रखा है जस्ट फॉर यू, सो दैट यू गेट इजी रिविजन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। और जो लोग 3rd ईयर में है, 4th ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपैट के लिए, उनको भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से स्टेटमेंट्स ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी हाईलाइट। तो ये हमारे थेरेपीज के लिए यूज हो रहे हैं, कैंसर थेरेपी के लिए यूज हो रहा है।
ल्यूकीमिया के लिए यूज हो रहा है, साफ साफ लिखा गया है, प्राइमरी थेरेप्यूटिक वैल्यू फॉर ल्यूकीमिया, फर्स्ट लाइन ड्रग, अब्सॉर्ब्ड ओरली, ठीक है, अब्सॉर्ब्ड ओरली। और इसकी सबसे अच्छी बायो अवेलेबिलिटी, एक्सेलेंट बायो अवेलेबिलिटी, टी हाफ होता है 2 to 3 आवर्स। तो ये दोनों आंसर्स मिल गए यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर्स इज कॉज्ड बाय न्यूरो डिजेनरेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? परफेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस। एक जगह और होती है, अगर याद हो तो कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी टारगेट करता है और हाइपोथैलेमस से इवॉल्व होने के बाद ये इसको ही हिट करता है। तो कॉर्टेक्स कहीं ऑप्शन में है, तो हमारा एक नियरेस्ट, सॉरी हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस मैंने लिख दिया, हिपोकैम्पस। ओके, लेट्स redo this question again. Alzheimer's is caused by neurodegeneration of which part of the brain? कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन को टारगेट कर रहा है? हिपोकैम्पस, परफेक्ट आंसर। एक्चुअली साथ के साथ ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी टारगेट कर रहा है, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे दिया नहीं है। तो अगर ब्रेन का डायग्राम देखते हो तो ये यही हो रहा था यहाँ पे, अगर इसका सेक्शनल डायग्राम बनाते हो तो कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस दोनों को ही टारगेट कर रहा है ये। तो हमारा एक ही आंसर इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, हिपोकैम्पस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर डायग्राम देखो तो ये रहा एंट्रोराइनल कॉर्टेक्स एंड हिपोकैम्पस, ये रहा हमारा कॉर्टेक्स रीजन, ये रहा हिपोकैम्पस। ये नॉर्मल ब्रेन है, ये अल्जाइमर्स ब्रेन है, और ये श्रिंक हो जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन एंड हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस ऑप्शन में था, हमने लगा दिया आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द क्रेनियल नर्व अकोमोडेटिंग आई फॉर नियर विजन इज। अब देखो क्या होता है ना, एक नॉर्मल हमारा दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, विजन देखा और आंसर क्या लगा दिया, ऑप्टिक। नहीं, लेकिन ये पहले दो, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए, लास्ट के दो ऑप्शन, फेशियल नहीं होगा, ट्रोक्लियर नहीं होगा, फेशियल, ट्रोक्लियर, ईयर, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डाउट आता है पहले दो में तो विजन देखते ही ऑप्टिक मत लगाइए आंसर, क्योंकि क्या लिख रहा है ये, आप क्वेश्चन को समझो, अकोमोडेटिंग फॉर आई, कौन सी क्रेनियल नर्व, चारों क्रेनियल नर्व्स है, अकोमोडेट कर रही है आई को नियर विजन में देखने के लिए, मतलब आई को अडेप्ट कर रही है। आपने बहुत सारी नर्व्स के बारे में पढ़ा होगा, कोई आई बॉल्स, कोई आईज को प्यूपिल को डायलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, मसल स्ट्रेच हो रही हैं, स्पेस दे रहे हैं आई को कि वो अपने आप को अकोमोडेट कर सके विजन के लिए, नॉट डायरेक्टली फॉर विजन। ऑप्टिक नर्व विजन के लिए है, बिल्कुल है, लेकिन कौन सी नर्व अकोमोडेट करिए, क्वेश्चन का पूरा गेम इस वर्ड में है, अकोमोडेटिंग। तो कौन सी नर्व है इसका आंसर, ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर हेल्प करती है आई को, अकोमोडेट मतलब एडजस्ट करने में हेल्प करना। किसको एडजस्ट करने में हेल्प करना, ताकि वो पास का विजन देख सके। तो ये देखो, ये रहा ऑप्टिक सीधे विजन के लिए, मैं बोल ही नहीं रही इसमें। ऑक्यूलोमोटर मसल्स को कंट्रोल कर रहा आएगा, ताकि वो आईलिड्स को आसानी से ओपन कर सके और लाइट आसानी से एंटर कर सके, राइट। तो ये अकोमोडेट कर रही है, सारा क्वेश्चन, इस सारा आंसर इसी वर्ड में था। बाकी तो हमें पता है आई बॉल की मूवमेंट और ट्रोक्लियर वगैरह किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व भी हमारी कंट्रोल कर रही है आईज को, लेकिन किस तरह से, आई बॉल के मूवमेंट के लिए, है ना, आई मसल्स को रोल करने के लिए, नॉट फॉर द मसल्स फॉर टू कीप द आईलिड्स ओपन। आईलिड को ओपन कौन कर रहा है, ऑक्यूलोमोटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद, तो इसका राइट आंसर है विजन। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये रहा आपका डायग्राम और ये रहा लिटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस, दिस इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज नॉट अ mTOR इनिबिटर। इनमें से mTOR इनिबिटर कौन नहीं है, तो ये अलग अलग पाथवेज हैं जो यूज हो रहे हैं, एंड टैक्रोलिमस इज द राइट आंसर। वाई द राइट आंसर, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, टैक्रोलिमस राइट आंसर है। सीधा सीधा क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे हम इसमें। तो ये रहा आपका, mTOR में कौन से हैं, साइरोलिमस एंड एविरोलिमस। और हमारा टैक्रोलिमस देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है, ओके, टैक्रोलिमस ये रहा हमारा कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर। तो टैक्रोलिमस हमारा सीधे सीधे किसको टारगेट कर रहा है, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स को। तो mTOR से तो उसका रोल ही नहीं है, तो हमारे पहले जो दो ड्रग्स थे कौन से हो गए हमारे, ये रहा साइरोलिमस एंड दिस वन एविरोलिमस, ठीक है। ये तीन ऑप्शन लिस्ट आउट हो गए। अब बचता है ये वाला ड्रग, इसका भी मैं आंसर बता देती हूँ, इट बाइंड्स टू दिस दिस दिस। इसका, इस ड्रग का यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये ड्रग भी किसको टारगेट कर रहा है, इनिबिट कर रहा है mTOR पाथवे को। तो देखो ये दोनों ड्रग्स यहाँ पे दिख गए आपको, और ये ड्रग भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, mTOR को भी टारगेट करता है। तो सिर्फ कौन सा बचता है हमारा टैक्रोलिमस, जो कि कैसा है, स्पेसिफिक टी सेल इनिबिटर है, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओके
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो PQRST कॉम्प्लेक्स अगर याद हो आपको, PQRST ईसीजी में, तो इसका करेक्ट आंसर है डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, पी वेव पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है। तो ये डायग्राम देख लीजिए। तो पी वेव क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। जब सैन से एवियन जा रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रिगर कर रहा है, हमारे जो एट्रिया है वो क्या हो रहे होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं और पुश कर रहे होते हैं ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा था, तब कौन सी वेव बन के आती है? पी वेव, राइट, पी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। TCA हैज अ D2 रिसेप्टर blocking and neuroleptic property as well as greater tendency to cause seizure in overdose of. Okay, multiple information given here. तो पहली बात तो ड्रग कैसा है? एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग करता है और उसकी न्यूरोलेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, एज वेल एज ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉज सीजर। अगर उस ड्रग की ओवरडोज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सीजर। और ड्रग कैसा है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो किसको टारगेट कर रहा है? जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है? न्यूरोलेप्टिक प्रॉपर्टी। तो अगर KDP पढ़ा होगा तो इसका आंसर याद होगा, एमोक्सापिन इज द राइट आंसर। और ये रहा एमोक्सापिन हमारा, ब्लॉक्स द D2 रिसेप्टर। अगेन चलो उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इज यूजुअली कंपाउंड इज अनयूजुअल इन दैट, किस सेंस में अनयूजुअल है? क्योंकि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, Na रिएप्टेक को इनहिबिट करता है। एमोक्सापिन, नन ऑफ द TCAs एक्सेप्ट एमोक्सापिन ब्लॉक द DA रिसेप्टर। दिख रहा? ठीक है, तो दिस इज द एक्सेप्शन। किसमें है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में। अगर सेक्शन 4 में पढ़ेंगे तो ये बात ध्यान आ जाएगी, कहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रू फॉर बोन टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो क्लास्ट वाले सारे ऑप्शन हटा दो, क्योंकि अगर बोन टिश्यू का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो कहीं भी क्लास्ट नहीं आएगा। अगर तुमने मेरे पहले लेक्चर्स पढ़े हैं तो क्लास्ट में ऑलवेज टोल्ड यू ये डिस्ट्रक्टिव सेल होते हैं। ये बोन जिसके साथ भी लग जाएंगे, ऑस्टियो के साथ लग गए तो ये ऑस्टियो का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्लास्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ये भी क्लास्ट, ये भी क्लास्ट। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत ही इजी है। ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। परफेक्ट सीक्वेंस। ऑस्टियोजेनिक कौन से सेल होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा भी, इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। स्टेम सेल्स होते हैं जो हमारे बोन सेल को में डिफरेंशिएट होंगे आगे चल के। फिर आ जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट और लास्ट में आ जाएंगे हमारे ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल होते हैं जो मेच्योर हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट में, मतलब मेच्योर बोन सेल्स। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। तो मेरी तरफ से मैंने अपना फार्माकोलॉजी, HAP, पैथो, इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने कवर करे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नाइपर एग्जामिनेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ कमेंट्स करो इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि मैं और टॉपिक कोई कवर कर सकती हूँ आपके लिए। एंड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो ऑल द बेस्ट। और अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज कवर फार्माकोलॉजी टॉपिक्स एंड पैथो टॉपिक्स ऑल्सो। तो अभी नेक्स्ट सीरीज मेरी उसी से रिलेटेड होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर नाइपर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।